क्वेश्चन पूछता है जी, आप तैयार रहिएगा। कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण है या कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण है? तो मौद्रिक नीति हमेशा इन्हीं टैक्सों के कारण आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो भी सेवा और वस्तु हैं उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती थी, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जाता था। इसीलिए इन सभी चीजों को दूर करते हुए भारत में जीएसटी लाया गया 1 जुलाई 2017 को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आप सभी का स्वागत है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम जितने भी वनडे एग्जाम हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो, एनटीपीसी, व्यापम, जो भी वनडे एग्जाम आप भविष्य में देने वाले हो, उसको ही टारगेट करते हुए बेस्ड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। अगेन मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं, आपसे यदि क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसको पॉज लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, और यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो नोट कीजिए और एक बार अपने टॉपिक को ब्रश अप कीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बन रहा है और इसमें क्या कमी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? समझिएगा, अपने को देश में विकास चाहिए और विकास के लिए जो नीति बनाने का कार्य करेगा, ठीक है, विकास के लिए नीति अर्थात दो टाइप की नीतियां बनती है। एक होता है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा होता है राजकोषीय नीति। दोनों में मुख्य अंतर क्या है? राजकोषीय नीति सरकार जारी करती है, सरकार अर्थात कोई ना कोई मंत्रालय होगा जिसमें कर नीति है, बजटीय नीति है, ये सारे उपकरण होंगे। वहीं मौद्रिक नीति में रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे उपकरण होंगे। कहने का अर्थ है राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा जारी की जाती है, और सरकार के द्वारा जारी की जाती है मतलब वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछता है जी, आप तैयार रहिएगा। कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण है या कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण है? तो मौद्रिक नीति हमेशा किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है। तो भारत के लिए आरबीआई, जिसमें इंपॉर्टेंट टूल्स ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, उसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो, ये सारे उपकरण मौद्रिक नीति के। और वहीं राजकोषीय नीति में बजट बहुत बड़ा उपकरण है। इसके अलावा टैक्सेशन सिस्टम, इसके अलावा सरकार कहां से पैसा ले रही है, ये सारे चीज राजकोषीय नीति के उपकरण होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। इसके अलावा वित्त आयोग को याद रखिए, आर्टिकल 280। वर्तमान में जो हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, कौन है? 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनघड़िया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1935 में स्थापित होगी और इसका राष्ट्रीयकरण होगा 1949 को। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं संजय मल्होत्रा जी। योजना आयोग वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि योजना आयोग की जगह क्या आ गया? 1 अप्रैल 2015 को नीति आयोग, NITI, N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूट, T से ट्रांसफॉर्मिंग और I से इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को स्थापित किया गया है योजना आयोग के स्थान पर। देखिए, हमें इस क्वेश्चन का आंसर जानना था, लेकिन इसके अलावा मैंने एक चीज लिखी है, तो आप भी नोट करते हुए चलिए। ठीक, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? सामान्य सी बात है, आप इसको ऐसे समझिए। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, या जैसे मैं बोलूं आप 12वीं का एग्जाम दिए या 12वीं का अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 12वीं का पढ़ाई के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपका क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण है। सेम चीज याद रखिए, हमने जो भी बजट पेश किया है, जो हमने बजट का अनुमान लगाया कि इस बार भारत सरकार को इतनी आय होगी, भारत सरकार इतना इस क्षेत्र में व्यय करेगा, इतना राजस्व प्राप्त होगा, इतना राजस्व व्यय होगा, इतना राजकोषीय घाटा होगा, हम बजट में केवल अनुमान लगाते हैं। लेकिन इनके अनुमान को व्यवहारिक रूप से आंकड़ों में बताने का कार्य कौन करता है कि हां, इस वर्ष या इस बजट वर्ष में सरकार को इतने धन की प्राप्ति हुई है या इतना राजकोषीय घाटा हुआ है। यह कार्य करेगा कौन? इकोनॉमिक सर्वे। अर्थात एक साल पुराना, जैसे मैं बोलूं इस बार बजट वर्ष कौन सा होगा, तो कौन सा बजट वर्ष? 2026 और 2027। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे पीछे चलेगा। कैसे पीछे भैया? एक साल पीछे, मतलब 2025 2026, क्योंकि ये आगामी बजट का एग्जैक्ट डेटा नहीं दे सकता, पुरानी बजट का डेटा देता है। क्लियर है? अगेन, इसे कौन तैयार करता है? किससे संबंधित है? कौन जाएगा? वित्त मंत्रालय। आप अभी देखिएगा 1 फरवरी 2026 को बजट आने वाला है। वहीं 31 जनवरी को कोई भी मंत्री देखिएगा आपका इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट,
केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद कौन सी है? दो टाइप के व्यय हैं, एक होता है राजस्व व्यय और दूसरा है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में सरकार देखिएगा, आप जनरली जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करती है, चाहे अस्पताल बनाए, रोड बनाए, पुल बनाए, रेलवे से, एयरपोर्ट से, सरकार को अल्टीमेटली इसमें लाभ होता है। लेकिन जब भी राजस्व व्यय की बात आती है उसको दो टाइप से बांटते हैं। एक है योजनागत, जिसमें जितने भी योजनाएं हैं, मनरेगा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना है, जो भी, मनरेगा को तो अब बदल दिए, वीबीजी राम जी कर दिए। इनमें ऐसा कौन सा गैर योजनागत व्यय है जिसमें सरकार का सर्वाधिक धन जाता है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा व्यय का साधन मद कौन सा है? ब्याज भुगतान। अर्थात सरकार कर्ज के बदले जो ब्याज भुगतान करती है उसे ही बोलते हो गैर योजनागत व्यय का बड़ा मद, मतलब ब्याज भुगतान। क्लियर? इसके अलावा पेंशन भी है, सब्सिडी भी है। ठीक है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण अभी बताया, क्या आंसर हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तु एवं सेवा कर में शामिल नहीं है? देखिए, आप सभी जानते हो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, जो कनाडा मॉडल पर आधारित है। दूसरा, इसके लिए हमने 101वें मतलब 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया और एक आर्टिकल जोड़ा 279A, ये बोलता है जीएसटी काउंसिल के बारे में। ठीक है जी, ये प्रमुख आर्टिकल है। अब आप देखोगे जीएसटी से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जिसमें एक तो आपका एक्साइज ड्यूटी था, एक था वैल्यू एडेड टैक्स, एक था सेवा कर, इसके अलावा उपहार कर, बहुत सारे टैक्स थे। इन्हीं टैक्सों के कारण आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो भी सेवा और वस्तु हैं उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती थी। कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जाता था। इसीलिए इन सभी चीजों को दूर करते हुए भारत में जीएसटी लाया गया 1 जुलाई 2017 को। हमको क्या याद रखना है, ऐसा कौन सा कर है जिसे शामिल नहीं किया गया? एक्साइज ड्यूटी तो शामिल है, सीमा शुल्क नहीं भैया। सीमा शुल्क अभी भी एग्जिस्ट करता है। सीमा शुल्क कब लगता है? जब आप या भारत में कोई भी वस्तु आयात की जाती है तब हम लगाते हैं कस्टम ड्यूटी। क्लियर है? जैसे अमेरिका से कोई वस्तु हमारे देश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है तब हम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। कस्टम ड्यूटी जरूरी है, इसी को आप दूसरे भाषा में टैरिफ भी बोल सकते हो, ताकि हमारे देश के उद्योगों को बचाया जा सके। क्लियर है? कस्टम ड्यूटी अभी भी जीएसटी में शामिल नहीं है, याद रखना। एक्चुअली में एक और डेवलपमेंट क्या हुआ है जीएसटी में, तो पूर्व में 0, 5, 12, 18, 28 चार प्रकार के इंपॉर्टेंट टैक्स स्लैब थे। इसे सितंबर 2025 से केवल 2 प्रकार में रख दिया गया है, मुख्य रूप से। कौन कौन सा? 5 और 18। लेकिन इसके अलावा 40% भी है जो लग्जेरियस आइटम में लगते हैं। क्लियर? इतना कम से कम याद रखिए। नाम मात्र जीडीपी याद रखिएगा। नाम मात्र जीडीपी कहने का अर्थ यह है, जब हम जीडीपी निकालें और उसमें मुद्रास्फीति भी शामिल हो, मतलब महंगाई को जोड़कर जब हम जीडीपी की गणना करें तब वो कहलाता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, जिसमें महंगाई को घटा देते हैं। अर्थात जब हम किसी बेस ईयर आधार वर्ष को मानते हुए जीडीपी की गणना करें तो वो होता है रियल जीडीपी। जैसे वर्तमान में हमारा आधार वर्ष है 2011-12 और जो करंट ईयर में हम जीडीपी की गणना करेंगे वो कहलाएगा 25-26। तो 25-26 का जीडीपी का जो आकार होगा बड़ा होगा, किसकी तुलना में? रियल जीडीपी की तुलना में, क्योंकि उसमें मुद्रास्फीति जुड़ा हुआ नहीं है। क्लियर है? वर्तमान बाजार मूल्य पर मूल्यांकित जीडीपी कहलाता है नाम मात्र की जीडीपी। क्लियर? आय के वितरण का माप याद रखिएगा। एक कमाल के अर्थशास्त्री हैं, नाम है लॉरेंज। उन्होंने ही लॉरेंज वक्र दिया था। समझिए, जैसे इधर मैं मानो ये है आय और ये है जनसंख्या। ठीक है जी, आय मान लेता हूं 10, इधर 20, इधर 30, इधर 40, इधर आगे 50। इधर जनसंख्या मान लेता हूं 10, 20, इधर 30, इधर 40 और इधर 50। इनका कहना है एक आदर्श लाइन होता है, आदर्श रेखा। कैसे आदर्श रेखा? जब किसी भी देश में जितनी जनसंख्या है उतना क्या है? आय। मतलब 10% जनसंख्या के पास 10% आय, 20% जनसंख्या के पास 20% आय, 30% जनसंख्या के पास 30% आय।
और इसी को हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे ही आदर्श रेखा बोलते हो। ये ऐसा कुछ, ये 45 डिग्री में ड्रॉ होगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है किसी भी देश में कि किसी भी देश में कोई भी असमानता ना हो? ऐसे में तो वही बात है, यूटोपिया जो बोलते हैं कि हम इमेजिन करते हैं, जबकि वास्तविकता से कोई नाता नहीं रहता। सेम चीज इसे हम बोलते हैं आदर्श रेखा। आदर्श रेखा को कहने का अर्थ यह है जितनी आय है उतनी जनसंख्या, या जितनी जनसंख्या उतनी है। 10% लोगों के पास 10% आय, 20% लोगों के पास 20% आय। लेकिन एक यहां पे हम वक्र ड्रॉ करते हैं। चलिए एक वक्र ड्रॉ किए, इसी को बोलते हो लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र जितना इधर जाएगा उतना ही आय की असमानता बढ़ेगी। कैसे? देखिए, एक लॉरेंज वक्र को मैंने यहां ड्रॉ किया, यहां देख सकते हो भैया, यह है 10% क्या है आय, लेकिन 10% जा रहा है क्या? केवल 5% पॉपुलेशन, 5% पॉपुलेशन के पास 10% आय। इसको और करूं, और नीचे करूं, समझिएगा, देख लो, यह हो जाएगा 20%। कितने लोग के पास? 1% लोगों के पास। अर्थात लॉरेंज वक्र और नीचे जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आय में असमानता बढ़ने लगेगी। ये किन्होंने दिया था? लॉरेंज ने। इसलिए इसको बोलते हो लॉरेंज वक्र, आय की असमानता के वितरण के लिए। आगे बढ़े। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। नहीं, शुद्ध घरेलू उत्पाद के यदि इंग्लिश में बोलूं तो इसको बोलते हो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम जीडीपी में किसको, डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहां तो प्लस किया गया, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। पहला ऑप्शन गलत, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा देखते, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय में जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कुल जनसंख्या को भाग देते हैं, एग्जैक्टली, तो क्या आता है भैया? प्रति व्यक्ति है। शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से बेहतर मेट्रिक है। कहने का अर्थ यह है, जब हम सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं तो किसी एक क्षेत्र में निवासरत, वो देशी नागरिक या विदेश के नागरिक या किसी देश के नागरिक हो सकते हैं, मतलब देश और विदेश दोनों जुड़े हुए हैं, निवासरत लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। लेकिन जब हम शुद्ध निकालते हैं, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध निकालोगे तो आप पहले मूल्यह्रास को घटाओगे। मूल्यह्रास मतलब कोई भी मशीन जिसमें घिसावट आ जाए, वो अपनी इफिशियंसी ना दे पाए, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए सकल घरेलू उत्पाद में तो हमने मूल्यह्रास को नहीं हटाया है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है या डेटा ज्यादा देगा। इसलिए जब हम मूल्यह्रास को घटाते हैं, किससे? जीडीपी से। डिप्रिसिएशन बोलते हो या मूल्यह्रास घटा देंगे जीडीपी से, तब अपने को मिलेगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। यस, शुद्ध घरेलू उत्पाद अच्छा मापक है। किससे? सकल घरेलू उत्पाद से। क्लियर? तो केवल 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था है? असमान वितरण है। यस, अभी भी माना जाता है 10% के लोगों के पास भारत का 80 से 90% क्या है? आय है। तो असमान वितरण तो बोल सकते हैं। उच्च निर्भरता, आप गांव में जाओ देखिएगा, किसी भी वस्तु या संसाधन के लिए इतने लोग निर्भर हैं, वो अनुपात सही नहीं है, ठीक। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, ये गलत है भैया। हमारी राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि है कभी भी धीमी नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है। हर कोई उपभोग कर रहा है, साबुन है, नमक है, खाद्यान्न है, पेट्रोल है, तो पक्का हमारी ग्रोथ 5, 6, 7 के आसपास रहेगी ग्रोथ रेट। बैंकिंग में परिवर्तन किए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स ले आए, तो 1, 2, 4 क्या हो जाएगा? सही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 1921, क्योंकि यह एक ऐसा वर्ष था जब प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, जिसमें भारत के जो सेना के लोग थे, जिन्होंने ब्रिटिश सेना ज्वाइन कर रखा था, वो सभी शहीद हुए। दूसरा, प्लेग फैल गया था। तीसरा, बंगाल में भूखमरी। ये सभी कारण से हमारी जो जनसंख्या है कम हुई है, माइनस हुई है, इसलिए इसको बोलते हो जनसंख्या विभाजक वर्ष। नेक्स्ट, जब आरबीआई ने नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा की, तो इसका क्या मतलब है? कैश रिजर्व रेशियो बोलते हो, अर्थात बैंक के पास कुल जमा का वह प्रतिशत जिसे
बैंक किसके पास रखवाता है? आरबीआई के पास। मान लेता हूं 100 करोड़ रुपया है बैंक के पास, तो 4 करोड़ किसके पास रखवाना है? आरबीआई के पास। ये है कॉमर्शियल बैंक। तो यही जो 4 करोड़ है या 4% क्या कहला रहा है? कैश रिजर्व रेशियो। तो बोल रहा है कि वृद्धि की घोषणा, तो 4 से यदि इसको मैं 6 कर दूं, तो 4 से 6 कर रहा हूं। कहने का अर्थ यह है बैंकों के पास देने के लिए धन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब बैंक ज्यादा लोन नहीं बांट पाएंगे। ऑप्शन में है क्या? यस। वाणिज्यिक बैंकों के पास कम पैसा रहेगा। क्या करने के लिए? लोन बांटने के लिए। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, आपको याद रखना होगा। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को हुआ है। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में, आरबीआई का 1949 में और एलआईसी का 1956 में। देखिए तो पहला क्या आ जाएगा? 3, फिर 2, फिर 4, फिर 1। 3 2 4 1। यस, 3 2 4 1 याद रखिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्व उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 8 अप्रैल 2015 से माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी शुरुआत अर्थात मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। अधिकतम सीमा इसकी 20 हो गई है। आप जानते होंगे शिशु, किशोर ये कैटेगरी है, तरुण, और ये नई कैटेगरी चालू हुई है तरुण प्लस। इसमें है 50,000, फिर इसमें 50,000 से 5 लाख, और ये है 5 लाख से कितना? 10 लाख, और 10 लाख से जो भी अधिक होगा, 10 लाख से कहां तक? 20 लाख तक, वो कहां चले जाएगा? तरुण प्लस में। क्लियर? क्या बोला है? ऋण की सीमा 20 लाख है। पीएम आशा योजना किसके कल्याण से? इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसके अंतर्गत किसी भी फसल की एमएसपी जारी करने के उद्देश्य से और एमएसपी पर खरीदारी करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय मतलब किसान। नेक्स्ट, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जिसकी अवधि थी 2012 से 17। इसके बाद पंचवर्षीय योजना और नहीं आ रही है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक याद रखिएगा पीसी महालनोबिस 1931 में, और इसका मुख्यालय कहां मिलेगा? कलकत्ता में। कहीं ना कहीं इसी डेटा या इसी संस्था के डेटा का यूज करते हुए हमने पंचवर्षीय योजना को सफल बनाया। हमने गरीबी दूर की, क्योंकि डेटा इतना इंपॉर्टेंट है जिससे हम डेटा को एनालिसिस करके हम उस समस्या तक पहुंचते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जनगणना हर एक 10 वर्ष में करानी चाहिए, ताकि कुछ भी योजना को इंप्लीमेंट करें जिससे कि असल जो समस्या है उससे दूर किया जा सके। क्लियर? पीसी महालनोबिस। भारत में 8 मुख्य क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है? 8 मुख्य क्षेत्र, इसको ऐसे पूछना चाह रहे हैं। कोर सेक्टर, कोर सेक्टर इंडस्ट्री में कौन शामिल नहीं है? तो 8 क्षेत्र हैं जिसमें कोयला शामिल है, फर्टिलाइजर्स भी शामिल है, बिजली इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल है, रसायन नहीं है भैया, सीमेंट भी शामिल है। ये कितने हो गए? 4। इसके अलावा है क्रूड ऑयल 5 हो गया, नेचुरल गैस 6 हो गया, स्टील 7 हो गया, और रिफाइनरी क्या हो जाएगा? 8। रसायन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, आज का अंतिम सवाल है चालू खाता घाटा। याद रखिए, कोई भी देश अपने देश में जब निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा कर ले उसे ही कहते हैं व्यापार घाटा या चालू खाता घाटा। ऑप्शन में देख सकते हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। निर्यात पर कुल आयात की अधिकता के कारण घाटा। क्लियर? इसे ही बोलते हो करंट अकाउंट डिफिसिट। ठीक है दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये घाटे की सौदा है, क्योंकि आप जब आयात ज्यादा करते हो तो कहीं ना कहीं आप विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च करते हो, और विदेशी मुद्रा भंडार बहुत महत्वपूर्ण एसेट्स है किसी भी देश के लिए। क्लियर है? ऐसे ही नॉलेजेबल और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।